हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों के लिए आज फिर हम हैं आपके साथ। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस के वे में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पीटी के पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चाहे आप प्री दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह इतिहास का ही विषय ना होके यह लोक प्रशासन जिनका ऑप्शनल होगा उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर चर्चा करते हैं। अगर जैसे प्री में अगर जानना है कि इसमें प्री में कैसे हमारे लिए फायदेमंद होगा, तो प्री में जो हमारे लिए फायदेमंद होगा वो इसके बारे में हम कैसे जानकारी हासिल करेंगे, इसके बारे में जानकारी, इसके पॉइंट को एक एक पॉइंट को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो ये प्री के लिए हो गया। अगर हमें जैसे मेंस में लिखना है तो वहां आएगा शिवाजी के प्रशासन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप जो है शिवाजी के प्रशासन को ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे: अष्ट प्रधान परिषद, प्रांतीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, भूराज व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, और ये लिखते चले जाएंगे। आपका मेंस हो गया। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आप आज इस पे। तो दोस्तों आप शिवाजी को जानते ही होंगे। शिवाजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिवाजी का जन्म जो है शिवाजी का जन्म जो है वो पूना के सिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म जो है वो पूना के सिवनेर किले में हुआ था। और इनके गुरु जो थे, प्रारंभिक गुरु जो थे वो दादा कोंडदेव जी थे। कोंडदेव जी थे। और इनकी माता जी का नाम क्या था? शिवाजी के माता जी का नाम शाहजी भोसले। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई था। ये इतना इनके बारे में जान लिए। और ये जो प्रशासन है, जैसे अभी जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट हुआ है यूपी पीसीएस प्री में पूछ लिया है कि शिवाजी का प्रशासन क्या मुगल प्रशासन से मिलता जुलता था। तो दोस्तों हाँ, जो शिवाजी का प्रशासन है वो लगभग मुगलों के प्रशासन से मिलता जुलता था। मुगलों के प्रशासन से लगभग मिलता जुलता था। तो दोस्तों हम देखेंगे कैसे समझेंगे कि मिलता जुलता था। जैसे इनमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसमें ऐसे कई सारे शब्द हैं जो मुगल प्रशासन में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसलिए ये पीटी में ये क्वेश्चन बन गया था कि शिवाजी का प्रशासन जो है क्या मुगल प्रशासन से मिलता जुलता है। तो दोस्तों बिल्कुल मिलता जुलता प्रशासन था और उसका सही आंसर भी यही था। तो दोस्तों देखते हैं, शिवाजी का प्रशासन जो है वो निम्न भागों में विभक्त था। निम्न भागों में बांटकर इसे समझा जा सकता था। सबसे पहले उसमें क्या होता था, वो 5 भागों में कैटेगराइज था। सबसे पहला आ जाता है आपका अष्ट प्रधान परिषद। जो शिवाजी का जैसे हमारे यहाँ मंत्रालय होता है, जो शिवाजी का मंत्रालय था वो अष्ट प्रधान परिषद थी। उसमें जो अष्ट प्रधान परिषद थी वही शासन व्यवस्था वही देखती थी। तो उसमें सबसे ऊपर आता था पेशवा। पेशवा क्या होता था? यह मुख्य प्रधान अधिकारी होता था।
मुख्य प्रधान होता था। शासन का मुख्य प्रधान कौन होता था? पेशवा। और दूसरा नंबर जो आता है वो अमात्य का आता है। इसे मजमुआदार भी कहते हैं, इसे मजमुआदार भी कहते हैं। तीसरा स्थान जो है वो वाक्यानबीस, वाक्यानबीस अर्थात मंत्री, मंत्रालय जो होता था वो इसे वाक्यानबीस के नाम से जाना जाता था। सुरनबीस ये सचिव थे, सचिव को सुरनबीस कहा जाता था। कहाँ? शिवाजी के प्रशासन में। और उसे चिटनीस भी कहते थे, एक नाम उसका चिटनीस भी था। और फिर उसके बाद जो रैंक आती है वो आती है सुमंत। सुमंत आपने सुना होगा, सुमंत। सुमंत जो है वो दबीर होते थे, दबीर होते थे। और पंडित राव, पंडित राव इन्हें सद्र भी कहा जाता था, पंडित राव को सद्र भी कहा जाता था। और जो 7वीं रैंक आती है वो न्यायाधीश की आती है, न्यायाधीश की आती है। प्रशासन को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था भी होती थी, जिसका प्रशासन न्यायाधीश के, जिसके शासन प्रशासन न्यायाधीश के हाथों में हुआ करता था। और उसके बाद जो आता है दोस्तों वो आ जाता है सर्रे नौबत, जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। सर्रे नौबत जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। और उसके प्रशासन की एक विशेषता ये भी देख लेते हैं कि उनके सेनापति के अतिरिक्त, उनके प्रशासन में जो सेनापति का पद होता था, जो सैन्य प्रशासन के अंतर्गत आता है, के अतिरिक्त सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। ये शिवाजी के मंत्री परिषद की विशेषता थी। एक छोटा सा विशेष करके जो नीचे दिया गया है इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे पूछ लिया जाएगा प्री में, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि शिवाजी के प्रशासन में कौन से वर्णों की विशेषता होती थी। तो जो सेनापति का पद होता था वो उसको छोड़ के जितने सभी मंत्री जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में सबसे निचली इकाई जो होती थी वो ग्राम की होती थी। सबसे निचली इकाई जो होती थी ग्राम की होती थी। और ग्राम को मिलाकर मौजा बनता था, ग्राम को मिलाकर ये मौजा बनता था। और मौजों को मिला के जिला बनता था, जिसे महाल भी कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? महाल भी कहा जाता था। तो दोस्तों देखते हैं इसके आगे जिला, जब जिले के आगे, जिले से ऊपर की जो व्यवस्था होती थी, प्रांतीय व्यवस्था, उसे प्रांत कहते थे, प्रांत कहते थे। और प्रांत जो है वो स्वराज्य का भाग था, कई प्रांतों को मिला के स्वराज बनता था। ये हो गया प्रांतीय प्रशासन। अब न्याय व्यवस्था में आते हैं। जब शिवाजी की न्याय व्यवस्था देखते हैं तो न्याय व्यवस्था के लिए शिवाजी की न्याय व्यवस्था में जो न्याय प्रणाली थी, इसमें शिवाजी प्रशासन में जो न्याय प्रणाली थी वहां पे देखते हैं तो सबसे पहले क्या न्याय व्यवस्था में ही देखते हैं पंडित राव का भी यहाँ चर्चा हुई थी। पंडित राव की, जो पंडित राव होते थे और जो न्यायाधीश होते थे, ये पंडित राव और न्यायाधीश यहाँ चर्चा की गई है। ये पंडित राव और न्यायाधीश जो होते थे वो न्याय व्यवस्था को संचालित करने में, न्याय व्यवस्था को संचालित करने में क्या करते थे? छत्रपति की मदद करते थे, अर्थात न्यायालय की मदद करते थे। ये दो पद ऐसे होते थे। अब ये छत्रपति शिवाजी जो है सर्वोच्च, क्योंकि शिवाजी के प्रशासन में जो सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था वह छत्रपति ही होता था। और शिवाजी के प्रशासन की चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ शिवाजी ही जो न्याय प्रशासन के सर्वे सर्वा थे। उसके बाद सबसे निचली जो न्याय प्रशासन में जो सबसे निचली व्यवस्था थी वह पंचायत थी। पंचायत के माध्यम से न्याय किया जाता था सबसे निचली व्यवस्था में। और उसके बाद पंचायत के बाद अगर मामला नहीं सुलझता था तो वो मामला जो है वो मामलतदार के पास जाता था, जो पंचायत से उच्च अधिकारी होता था न्याय व्यवस्था का। और मामलतदार के बाद जो व्यवस्था आती है न्याय व्यवस्था की वो है सूबेदार। सूबेदार से ऊपर की जो व्यवस्था आती है वो छत्रपति शिवाजी स्वयं जो है न्याय करते थे और सर्वोच्च न्यायाधिकारी थे। और उनकी सहायता के लिए पंडित राव और न्यायाधीश उपस्थित रहते थे। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उस समय की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, बड़ी ही सुदृढ़ भू राजस्व व्यवस्था थी। उसमें जो कर के जो कर लेने के लिए
प्रजा से जो कर इकट्ठा किया जाता था राज्य के लिए, उसकी व्यवस्था जो है बहुत ही सुनिश्चित और बहुत सुनियोजित थी। उसमें जो है कर का नाम है, ये कई बार पूछ लेता है, ये कई बार आया भी है कि प्री एग्जाम में या वनडे एग्जाम में कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा कि शिवाजी की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें जो चौथ थी वो कितना भाग था, उसका कितने भाग, उपज का कितना भाग होता था। तो उपज का 1/4 भाग जो होता था वो चौथ होता था। और चौथ के बाद जो सरदेश मुखी आती थी, कर व्यवस्था जो सरदेश मुखी आती थी, उसमें जो है उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। और भूमि मापन हेतु शिवाजी की प्रशासन में जो है, जो भूमि मापन के लिए जो व्यवस्था रखी गई थी, उस व्यवस्था में काठी का प्रयोग होता था। और एक काठी का मतलब होता था कि एक लाठी की काठी होती थी, एक लाठी का मापन होता था, लाठी का बड़ा सा होता था, जिसे लट्ठा जैसे आज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो वैसे काठी होती थी। वो रस्सी की जगह पे, शिवाजी के प्रशासन में ही प्रचलन में है, रस्सी की जगह पे काठी का इस्तेमाल होता था। और काठी क्या होती थी, एक बांस की लकड़ी होती थी, तो उसी से जो है भूमि का मापन होता था। तो रस्सी की जगह लकड़ी की काठी का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि रस्सी जो है, रस्सी से मापन जो है एकदम करेक्ट एग्जैक्ट नहीं निकलता है। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज हमारे यहाँ कभी आप कहीं नाप देखेंगे तो कड़ी होती है, जो लोहे की जंजीर होती है, उससे नाप किया जाता है। लेकिन शिवाजी के प्रशासन में जो है वो काठी का प्रयोग होता था। काठी लकड़ी होती थी, बांस की लकड़ी होती थी लंबी सी, उसी को काठी बोला जाता था। और काठी जो है 20 काठी, अगर 20 काठी जब हो जाता था तो 1 बीघा जमीन हो जाती थी। अर्थात काठी जो थी वो 1 बिस्वा की होती थी। क्योंकि आज हमारे यहाँ 1 बिस्वा जो है, वो जो है 1 बीघा जो है वो 20 बिस्वा का होता है। तो ये मान के चलिए कि उस समय जो माप की व्यवस्था थी, वह काठी जो थी वो 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था। और हम देखते हैं जो शिवाजी के जो भू राजस्व में जो राजस्व था वो 2 तरीके से लिया जाता था। 2 तरीके से कैसे लिया जाता था, नगद भी लिया जाता था, नगद धनराशि भी ली जाती थी, और अनाज के माध्यम से भी क्या वसूला जाता था, कर, भू राजस्व कर वसूला जाता था। तो दोस्तों ये चीज हो गया भू राजस्व। अब हम आगे चलते हैं तो हम शिवाजी का सबसे चुस्त और दुरुस्त सैन्य प्रशासन देखते हैं, जिन्होंने तहलका मचा दिया। सैन्य व्यवस्था उनकी कैसी थी, सबसे निचले पायदान पर, सबसे निचले, शिवाजी के प्रशासन में जो सबसे निचले पायदान पर आता है वो आता है सैनिक। दोस्तों सैनिक आता है, जब सैनिक सबसे निचली व्यवस्था में आता है, और सैनिक 9 सैनिकों को मिलाकर एक नायक होता था जो सैनिकों की रहनुमाई करता था। और 9 सैनिकों को मिलाकर एक नायक बनते थे। तो 10 नायकों को मिलाकर एक हवलदार बनता था, जो नायक से ऊपरी व्यवस्था में, सैन्य प्रशासन में नायक से ऊपर था, उसे हवलदार कहते थे। और 3 हवलदार को मिला के एक जुमलादार बनता था। जुमलादार जो है वो हवलदार से ऊपर होता था। और अब देखिए आगे देखते हैं, 10 जुमलादारों को मिलाकर एक हजारी बनता था, जो सैन्य प्रशासन में जुमलादार से ऊपर होता था। और जुमलादारों से ऊपर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो सर्रे नौबत थी। और सर्रे नौबत थी जो वो सबसे सर्वोपरि, सैन्य व्यवस्था में सर्वोपरि पद जो था वो सर्रे नौबत का था। सर्रे नौबत का पद जो है सैन्य व्यवस्था में सबसे ऊपर था। हमने जैसे ही बताया था, अभी शुरू में हमने चर्चा की थी कि शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में जो सेनापति का पद था, उसके अतिरिक्त सारे पद जो है ब्राह्मणों, मंत्रालय जो है सभी मंत्री जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ये प्री के पर्पज से भी और मेन के पर्पज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे
विदा लेते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।